हिस्ट्री अक्सर करेंसी नोट्स पर छपे चेहरों को याद रखती है, लेकिन रेवोल्यूशंस के पीछे के आर्किटेक्ट्स को नहीं। रास बिहारी बोस ऐसे ही एक आर्किटेक्ट थे, डिस्गाइज के मास्टर, एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर और रेवोल्यूशन के ओरिजिनल फैमिली मैन। हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं और सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, लेकिन रास बिहारी ही थे जिन्होंने जापान में इसकी फाउंडेशन रखी। उन्होंने एग्जाइल में दशकों तक टॉयल किया, फ्रीडम के सपने को जिंदा रखा और सही लीडर के आने का इंतजार किया। उनकी कहानी ग्रैंड स्पीचेस के बारे में नहीं है, बल्कि सीक्रेट मीटिंग्स, कोडेड मैसेजेस और नैरो एस्केप्स के बारे में है। वह एक फैंटम थे, ब्रिटिश एम्पायर से हमेशा एक कदम आगे। आज जब हम अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, हम उन जैसे आदमियों द्वारा चुकाई गई कीमत भूल जाते हैं। वे आदमी जिन्होंने इंडिया के आइडिया के लिए सब कुछ छोड़ दिया। रास बिहारी बोस की कहानी एक रिमाइंडर है कि हेडलाइन से आगे देखो और रेवोल्यूशन की असली स्पिरिट को खोजो। ट्रू ग्रिट और सैक्रिफाइस अक्सर हिडन होती है, खोजे जाने का इंतजार करती है। चलो उस डिस्कवरी को शुरू करते हैं। हर रेवोल्यूशन शैडोज में शुरू होती है। रास बिहारी बोस की जर्नी बंगाल की सीक्रेट सोसाइटीज में शुरू हुई, पावर के हॉल्स में नहीं। चंदन नगर, एक फ्रेंच टेरिटरी, उनका सेफ हेवन बन गया। रेवोल्यूशनरीज को प्लान करने और यूनाइट करने की जगह उन्होंने देहरादून में एक गवर्नमेंट जॉब ली। इसे बंगाल से पंजाब तक एक नेटवर्क बनाने के लिए परफेक्ट कवर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने हर तरह के लोगों को इंस्पायर और मैनेज किया। ब्रिटिश की नाक के नीचे एक डिसिप्लिन कैडरे बनाया। यह रेवोल्यूशन का पेशेंट, थैंकलेस ग्राउंड वर्क था। सालों की मेटिकुलस प्लानिंग, सिर्फ एक एक्ट ऑफ हीरोइज्म नहीं। उन्होंने ट्रस्ट कमाया, अलायंसेस बनाए और डिसाइसिव एक्शन के लिए एक कोवर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। रास बिहारी जानते थे कि अकेले इमोशन से फ्रीडम नहीं मिलेगी, इसे स्ट्रक्चर और विजन की जरूरत थी। क्वाइट ऑफिसेज और सीक्रेट हाइडआउट्स में वह ब्रिटिश राज को हिलाने की रेडी कर रहे थे। उनके सबसे बोल्ड मूव के लिए स्टेज सेट था। 1912 ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की। पावर का एक शो। रास बिहारी बोस के लिए यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। अपने ग्रैंड प्रोसेशन के दौरान वाइस रॉय की हत्या करना प्लान डेयरिंग था। रेवोल्यूशनकारी भीड़ में छिपे हुए वाइस रॉय पर एक बम फेंका गया। अटैक अपने मेन टारगेट से चूक गया, लेकिन एम्पायर में शॉकवेव्स भेज दी। एक मैसिव मैनहंट चला, लेकिन बोस गायब हो गए। यहां तक कि देहरादून लौटकर पब्लिकली अटैक की निंदा भी की। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया, एक फैंटम जिसने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को मात दी। उन्होंने साबित किया कि ब्रिटिश वल्नरेबल थे। रेवोल्यूशनरीज की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। बोस मार्टरडम के पीछे नहीं थे, वह जीतना चाहते थे। फेल्ड असैसिनेशन ने ब्रिटिश की इनविंसिबिलिटी के मिथ को तोड़ दिया। यह एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस था, सिर्फ एक बोल्ड जेस्चर नहीं। रास बिहारी बोस ने दुनिया को दिखाया था कि ब्रिटिश को हिट किया जा सकता है और वह अपनी मर्जी से गायब हो सकते थे। रेवोल्यूशन के पास एक नया हीरो था, भले ही वह एक गोस्ट बने रहे। चेस जारी थी। दिल्ली के बाद इंडिया बोस के लिए बहुत खतरनाक हो गया। लगातार हंटेड, वह डिस्गाइज के मास्टर बन गए, हमेशा एक कदम आगे। वर्ल्ड वॉर 1 के रेजिंग होने के साथ उन्होंने गदर पार्टी के साथ एक नेशन वाइड म्यूटिनी भड़काने की कोशिश की, लेकिन बिट्रेयल ने प्लान को कुचल दिया। ये महसूस करते हुए कि नेक्स्ट फेज को विदेश से लड़ना होगा, वह 1915 में इंडिया से भाग गए। प्रियानाथ टैगोर के रूप में एक फेक पासपोर्ट का उपयोग करके वह जापान के लिए रवाना हुए। रिमार्केबल कनिंग के साथ ब्रिटिश अधिकारियों से बचते रहे। जापान में उन्हें नए खतरों का सामना करना पड़ा, ब्रिटिश दबाव और जापानी संदेह। सिंपैथेटिक जापानी द्वारा प्रोटेक्टेड, उन्होंने भाषा सीखी, कल्चर अपनाया और एक जापानी महिला से शादी की। वह एक जापानी सिटीजन बन गए, सरवाइव करने और अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए ब्लेंड हो गए। रास बिहारी का संघर्ष ग्लोबल हो गया था। वह अब ईस्ट एशिया में इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का चेहरा थे। रेवोल्यूशन को एक नया बैटलफील्ड मिल गया था। जापान में एग्जाइल बस शुरुआत थी। बोस एक राइटर, जर्नलिस्ट और इंडिया की फ्रीडम के लिए टायरलेस एडवोकेट बन गए। इंटरनेशनल सपोर्ट बनाते हुए उन्होंने जापानी लीडर्स को लॉबी किया, यह तर्क देते हुए कि एशिया को लिबरेट करना इंडिया से शुरू होना चाहिए।
संदेह के बावजूद उनकी परसिस्टेंस ने एलाइज जीते और वह इंडिया और जापान के बीच एक ब्रिज बन गए। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, ईस्ट एशिया में इंडियंस को यूनाइट करना। वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल दिया। जापानी हाथों में हजारों इंडियन POWs एक नई आर्मी का कोर बन गए। 1942 में बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना की। इन सोल्जर्स को एक नया पर्पस दिया, इंडिया के लिए लड़ो, ब्रिटिश के लिए नहीं। उन्होंने INA की स्ट्रक्चर डिजाइन की, इसके सोल्जर्स को इंस्पायर किया और जापानी सपोर्ट सिक्योर किया। देहरादून का क्वाइट क्लर्क अब इंडिया की लिबरेशन के लिए एक आर्मी का आर्किटेक्ट था। रास बिहारी बोस ने एग्जाइल को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया था। INA अपने नेक्स्ट लीडर के लिए तैयार थी। 1933 तक रास बिहारी बोस लगभग 60 के थे और उनकी हेल्थ खराब हो रही थी। वह जानते थे कि INA को मैसेस को इंस्पायर करने के लिए एक कैरिज्मेटिक लीडर की जरूरत थी। निस्वार्थ भाव से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से संपर्क किया, उनसे कमांड लेने का आग्रह किया। जुलाई 1943 में सुभाष सिंगापुर पहुंचे। एक ग्रैंड सेरेमोनी में रास बिहारी ने INA और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का लीडरशिप सुभाष को सौंप दिया। यह ह्यूमिलिटी और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट का एक पल था। रास बिहारी ने जहाज बनाया था, अब उन्होंने इसे उस कैप्टन को सौंप दिया जो इसे घर ले जा सकता था। वह एक एडवाइजर के रूप में जारी रहे, स्पॉटलाइट से दूर हट गए। उनकी लेगेसी सिक्योर थी। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि संघर्ष नई विगर के साथ जारी रहेगा। टॉर्च पास कर दी गई थी। रास बिहारी बोस का टोक्यो में 1945 में निधन हो गया। उन्होंने कभी फ्री इंडिया नहीं देखा, लेकिन उनकी लेगेसी 15 अगस्त 1947 को वहां होने के बारे में नहीं है। यह उस पाथ के बारे में है जो उन्होंने दूसरों के लिए बनाया। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, गदर म्यूटिनी, INA। उनका जीवन सेल्फलेस सर्विस, ह्यूमिलिटी और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का एक लेसन था। वह अल्टीमेट बैकग्राउंड ऑपरेटर थे, दूसरों को स्पॉटलाइट लेने देने में कंटेंट थे। रेवोल्यूशन, वह जानते थे, एक टीम एफर्ट था। उन्होंने अपना पार्ट निभाया और नेक्स्ट लीडर के लिए रास्ता बनाया। एक फ्री इंडिया के लिए रास बिहारी बोस की वाव कॉन्टिनेंट्स और जेनरेशंस में गूंजती रही। उनकी कहानी फॉरगॉटन हीरोज की एक साइलेंट पावरफुल रिमाइंडर है, जिन्होंने हमें हमारा टुमारो दिया। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर